जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। हम लोग हिस्ट्री का देख रहे हैं, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। क्लास 8 है ये और चैप्टर नंबर पहला है पाठ, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। 16वीं शताब्दी में भारत और यूरोप के मध्य व्यापारिक मार्गों की संख्या कितनी थी? 3 मार्ग थे। कौन कौन से थे? अब देखिए, पहला जो मार्ग था फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस, जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग था लाल सागर से, अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस, जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग था मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए। 3 मार्ग थे। कितने मार्ग थे? पहला फारस की खाड़ी, दूसरा लाल सागर, तीसरा मध्य एशिया से था। ठीक है। 16वीं शताब्दी में यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत वस्तुओं के वितरण के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो वेनिस और जिनेवा थे। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कब किया? ये 15वीं शताब्दी में 1453 में किया था। 1453 में किया। कब किया? किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्र यात्राएं आसान हो गई? कुतुब नुमा यंत्र, जो आजकल हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं, कंपास, वो कुतुब नुमा यंत्र था जिससे दिशाओं का ज्ञान होने लगा, तो उससे चीजें आसान हो गई। अमेरिका की खोज किसने की बेटा? स्पेन निवासी कोलंबस। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का। स्पेन का निवासी कौन था? कोलंबस था। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। कोलंबस कहाँ का, किस देश का रहने वाला था? स्पेन का। भारत की खोज किसने की? भारत की खोज पुर्तगाल का रहने वाला वास्को डिगामा ने किया। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा ने किया। किसके मामा ने किया? वास्को डिगामा। अब देखो, मामा से भी अगर थोड़ा बनाओ तो याद रहेगा, कम से कम 4 ऑप्शन में टिक कर लोगे। वहां टिक हो जाना चाहिए सही आंसर। जीवन में सफलता की कुंजी यही है, आंसर सही टिक हो जाए। पुर्तगाल निवासी वास्को डिगामा प्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? पहली बार, सर्वप्रथम 1498 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी समुद्र तट के किनारे कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। कहां पहुंचा था? कौन से बंदरगाह पे? कालीकट बंदरगाह पर। पुर्तगालियों द्वारा भारत की खोज में कौन सा नया जलमार्ग व्यापार हेतु मिला? हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिला। पुर्तगाली भारत से व्यापार करने हेतु अपने देश क्या ले जाते थे? सोना चांदी लाते और सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते। देखो, हमारे यहाँ सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र बहुत अच्छे थे और मसाले बहुत अच्छा थे, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, ये सारी चीजें, मसाले बहुत अच्छा। तो सोना चांदी वो लेकर आते थे और उसके बदले में हमसे कपड़ा, और सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और ये सब लेके जाते थे, मसाला। भारत में व्यापार हेतु यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम बताइए। तो ये क्रम हम लोगों ने एक बार देखा था, PDEF, PDEDF, हाँ PDEDF। पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच। तो इसमें जो क्रम दिया है, पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। अच्छा, उनके कंपनियों के बनने का ऐसा क्रम है। ठीक है। व्यापारिक कंपनियों से आप क्या समझते हैं? व्यापारिक कंपनियां किसे कहते हैं? व्यापारिक कंपनियों का अर्थ होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, शेयर हो। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। अब देखिए, हॉलैंड देश की व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। हॉलैंड देश की जो व्यापारिक कंपनी थी, जो कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, उसका नाम क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत अगर पूरे विश्व के मैप में आप देखोगे तो पूरब में पड़ता है,
ठीक है, ईस्ट में। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहते थे। इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी का नाम बताइए, तो उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी का नाम बताइए, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया ईस्ट में पड़ता था तो ईस्ट इंडिया हो गया, कंपनी कंपनी को कहते थे, और फ्रेंच, ब्रिटिश, डच जिस देश का रहता था उस देश का नाम आगे जोड़ लेता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड वाला हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की हो गई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस का हो गया। पुर्तगालियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए? पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा में और दमन दीव में। गोवा और दमन दीव में। कहाँ कहाँ? गोवा एंड दमन दीव में, गोवा और दमन दीव में। विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में स्थापित व्यापारिक केंद्रों को क्या कहते हैं? कोठी या फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, जो व्यापारिक केंद्रों को, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है या प्रोडक्शन की चीज़ें होती थी, उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं। आज भी फैक्ट्री उसी को बोलते हैं। जैसे हमारा कपड़ा ये बना होगा, आपकी यूनिफॉर्म बने होंगे, सब फैक्ट्री में बने होंगे। पहले ये रेसे से कपड़ा बना होगा, वो फैक्ट्री में कटा होगा, फिर उसके बाद उसकी कटाई हुई होगी, मार्केट में आया होगा, फिर उस कपड़े को सिलाई हुई होगी। फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये कोलकाता में किया गया, फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र। हॉलैंड देश के निवासियों को क्या कहते हैं? डच। हॉलैंड और डच एक ही सी बात है। अब देखिए, हॉलैंड निवासियों मतलब डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए थे? कालीकट में बनाए थे, कोचीन में, नागापट्टनम और चिंसूरा में बनाए थे। कालीकट अगर आपको याद हो तो कालीकट हम लोगों ने एक बार और पढ़ा था, और 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहली बार कालीकट के ही तट पे उतरा था। और व्यापारिक केंद्र अभी हम लोगों ने पढ़े थे, किसके पढ़े थे? पुर्तगाल का भी पढ़ा, अब हॉलैंड का, डच का पढ़ लिया। अब देखिए, फ्रांसीसियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए? अब हम फ्रांस का पढ़ रहे हैं। मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, माही स्थानों पर किया था इन लोगों ने। अंग्रेजों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाए थे? सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर। और अंग्रेजों का पूछ रहा है, तो सूरत, कैम्ब्रे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार। ठीक बात। भारत से व्यापार करने हेतु विदेशी कंपनियों का भारतीय राजाओं द्वारा जारी किए गए अधिकार पत्र को क्या कहते हैं? इसको फरमान कहते हैं। 1717 में फर्रुखसियार ने फरमान जारी किया था। देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 में इसको बना, 1600 में इसकी स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और 31 दिसंबर को इसको रॉयल चार्टर से एक्रेडिटेशन मिला था, मतलब वहाँ से उसको अनुमति मिली थी क्वीन से। उसके बाद क्या बोलते हैं, उस समय राजा अकबर थे भारत में, मुगल राजा अकबर, वो अकबर का शासन था। उसके बाद उसका बेटा आया 1606 ईस्वी में, 1605 से 8 साल बाद ये पहुँचे थे कैप्टन हॉकिंस साहब। तो इनके समय में जहांगीर शासक था। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज राजदूत कौन था? देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कैप्टन हॉकिंस आए थे, उन्हें सफलता नहीं मिली, फिर टॉमस रो आए थे, और ये 1615 में इन्होंने बहुत सारा गिफ्ट विफ्ट दे करके उसको क्या नाम है, जहांगीर से बहुत सारा अपना काम निकलवाने का प्रयास किया था इन्होंने। मुगल बादशाह जहांगीर को अंग्रेजी दस्ताने व इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्घी किसने भेंट की थी? टॉमस रो ने। अब टॉमस रो ने यही सारी चीज़ें गिफ्ट विफ्ट दे करके दस्ताना गिफ्ट किया था। बताओ, इसके पास दस्ताना नहीं था, इस बेवकूफ़ को दस्ताने की ज़रूरत थी, और बग्घी इसको नया नया, अब स्टाइलिश चीज़ें। अब हम लोग भी तो मन बहक जाता है, तो इसका भी क्या होगा? यूरोपियों द्वारा भारतीय मसालों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? यूरोपियों द्वारा भारतीय मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि मांस को सड़ने से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सकता था। स्वाद के लिए भी किया जाता था, और मांस को सड़ने से बचाने के लिए, जैसे अगर किसी को काट दिया, आदमी नहीं जानवर को, बकरी वकरी काट दी तो सड़ जाएगी वो। फ्रिज भी उतना अच्छा नहीं था तब, फ्रिज था ही नहीं,
तो मसाला डाल देते थे तो वो कम सड़ता था, धीरे धीरे सड़ता था। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम लोग अब मिलते हैं आपसे एक नन्हे से मुन्ने से छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।